नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 27 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं और सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आया था, है ना। और साथ ही साथ प्रश्न की एनालिसिस तो मैं कराता ही हूं, साथ में जो आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं। ये इंडिया के किसी भी कोने में कोई सा भी एग्जाम होगा, जो जनरल कंपटीशन की एग्जाम होगी उसके अंदर जहां जीके जीएस आती होगी, ये फैक्ट को आना ही आना है। और इसमें काटना छांटना नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया आप पढ़ो तब समझो, बूझो तो जानो नहीं है, पहेलियां नहीं बुझाना है, ठीक है। सीधे पॉइंट टू पॉइंट दूंगा और यही आपके एग्जाम में अंदर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। फैक्ट को जरूर कवर करें अगर आने वाले समय आप एग्जाम देने वाले हैं तो। एक प्रश्न पूछा गया, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। एमटीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भारत में ही हुआ था। भारत के 3 जगह पे हुआ था, मैं बता रखा हूँ। ये भुवनेश्वर में हुआ था, गोवा में और महाराष्ट्र में हुआ था। गोवा महाराष्ट्र के पास ही है लेकिन अलग है भाई। तो गोवा में जो है ये मडगांव जगह है, मडगांव, यहाँ पे एक मत्स्यगंधा एक्सप्रेस भी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका हुआ। और एक आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में है, डीवाई पाटिल स्टेडियम है मुंबई में। इसके अलावा आपका बानखेड़े भी है मुंबई में। तो इन तीनों स्टेडियम में हुआ था। कलिंगा कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। और इसी कलिंगा में जो है आपका जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 पुरुष वाला हुआ था, ये भी कराए गए थे, ठीक है भाई। उड़ीसा के अंदर एक और मेजर स्टेडियम है, कौन सा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, है ना। हॉकी स्टेडियम आपका कहाँ पे है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर। और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम जो है ये आपके झारखंड के अंदर है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन रहे थे, तो स्पेन रहे थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता उरुग्वे रहा था। देखिए ये अंडर 20 कैटेगरी में उरुग्वे का पहला जो है ट्रॉफी था। वैसे आप जानते होंगे कि जो मेन में वाला पुरुष फीफा हुआ था पहली बार, उनके विजेता भी उरुग्वे ही रहा था। और पहला फीफा का आयोजन उरुग्वे में ही कराया गया था। पिछला फीफा जो है 2022 वाला, ये आपका कतर में कराया गया था। कतर की राजधानी दोहा होता है। और वहाँ पे 3 अवार्ड जो मिले थे, इससे भी इस जीडी में क्वेश्चन आया था। और मैं पहले ही बता रखा था, ग्रुप डी से बताते आया हूँ। किलियन एम्बाप्पे, लियोनल मेसी और एमिलियानो मार्टिनेज, इन लोगों का नाम भी ऐसा होता ना, एमिलियानो मार्टिनेज, इनको मिला था भाई ग्लव्स वाला। किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट वाला और लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल वाला अवार्ड फीफा मेन वाला में 2022 वाले में दिया गया था। तो ये अंडर 20 वाला मैं बात कर रहा था कि उरुग्वे जीता था, है ना। अर्जेंटीना में हुआ था और मैं ये भी बताया था कि ये किसी कारणवश इंडोनेशिया में होने वाला था लेकिन डाइवर्ट करके अर्जेंटीना में कराया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं फीफा वुमेन वाला। तो फीफा वुमेन 2023 में हुआ था और ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। और ये मैच के विजेता जो रहे थे स्पेन रहे थे। ये भी स्पेन का पहला ताज है। और फाइनल में और कौन सा देश गया था, तो इंग्लैंड गया था। अगर आप पिछले 2 साल से महिलाओं वाली ट्रॉफी में देखें तो इंग्लैंड का बड़ा ही बैड लग रहा है। आप देख सकते हैं कि जो आईसीसी अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था 2023 के अंदर, ये पहला आपका एडिशन था T20 फॉर्मेट क्रिकेट का। और इसके विजेता भारत रहे थे। तो वहाँ पर भी फाइनल में इंग्लैंड ही गया था और फीफा महिला वाले में भी इंग्लैंड ही गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये अच्छा लक नहीं है। इनके अलावा फीफा 2022 के विजेता अर्जेंटीना बता दिया था, कतर में हुआ था। यहाँ पे 3 अवार्ड बताए, किलियन एम्बाप्पे, है ना, एमिलियानो मार्टिनेज और लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल। फीफा 2026 अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगी। फीफा की जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, ज्यूरिख के अंदर है। इसे भी ध्यान रखें। इंडिया में फीफा कितनी बार हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे कि इंडिया में फीफा कितनी बार हुआ है। मैं और भी बताता हूँ। इंडिया का खेल 1951 में, है ना, एशियन गेम की शुरुआत इंडिया से ही हुआ था, दिल्ली के अंदर। उसके बाद फिर से दोबारा 1982 के अंदर जो है आपका एशियन गेम करवाया गया था दूसरी बार, है ना। इनके अलावा 2010 में राष्ट्रमंडल खेल, 2023 में पूर्णतः जो है मेजबानी मिली क्रिकेट की। इससे पहले 2011 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ क्रिकेट की मेजबानी। ये सब है इंडिया में मेजबानी। हॉकी वर्ल्ड कप भी 2023 में हुआ है। लेकिन आप बताना कि फीफा कितनी बार हुआ।
इनके अलावा मदर ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? देखिए, मदर ऑफ भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अरुणडेल को कहा जाता है। कल मैं मदर ऑफ मोहिनी अट्टम बता दिया था, और आप जानते हैं कि रुक्मिणी देवी उस लेवल के कलाकार रहे हैं कि उस समय उनको राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं रुक्मिणी देवी को अम्मा कहा जाता है। इसमें जो है आपका भरतनाट्यम की अम्मा कहा जाता है, मतलब माता कहा जाता है। इनके अलावा रुक्मिणी देवी राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम नृत्यांगना है, और प्रथम जो आपका फिल्म एक्ट्रेस है वो कौन थी भैया? नरगिस दत्त थी, सुनील दत्त साहब की पत्नी और संजय दत्त साहब की माता। इनके अलावा मोहिनी अट्टम की जो माता है ये कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। ये मोहिनी अट्टम की मदर है, मैंने कल कहा था। देखिए, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम दोनों में क्या फ़र्क है ना? भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम दोनों में क्या फ़र्क है? तो अगर आप ग्रुप मतलब कैसे किया जाता है इसकी बात कर ले तो दोनों में फीमेल ही भाग लेती है। कोई भी आप मुझे है ना जेंट्स कलाकार नहीं देखेंगे इसमें, लेकिन भरतनाट्यम में क्या है, ये सिंगल कलाकार भाग लेती है ना? ये जो है एकल महिला नृत्य है, और ये महिला नृत्य तो है लेकिन ये ग्रुप में भी किया जा सकता है मोहिनी अट्टम। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। बाद में कि मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की आराधना, अगर भरतनाट्यम में कहीं आज तक तो ऐसा प्रश्न नहीं बना, लेकिन अगर पूछे तो शंकर जी की आराधना हो सकती है। इनके अलावा ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। ये ठुमरी जो है ये ख्याल जो है ना, ये ठुमरी है, ख्याल है, ध्रुपद है, ये सब कहाँ से आया है? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ब्रांच है। ठीक है, तो ठुमरी की रानी जो है ये गिरिजा देवी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। एसएससी कभी कभी लॉलीपॉप भी देता है खाने को, तो कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन गजल के कलाकार हैं? तो नीचे में अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, बेगम अख्तर, इस प्रकार से नाम रहता है। तो गजल में इन लोगों को जो है टिक आप कर सकते हैं। पंकज उधास साहब कल जो है इस दुनिया को त्याग दिए, पंकज उधास साहब निकल गए, भगवान उनको आत्मा को शांति दे, है ना। इनके अलावा भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम कहा जाता था। देवदासी परंपरा से निर्मित यह नृत्य है भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, ये सब क्या है भैया? देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्यों में से हैं। इनके अलावा है ना भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार में आएंगे रुक्मिणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, अम्रबलवल्ली, मृणालिनी साराभाई, आर मुथुन कनमल, नर्तकी नटराज, ये सब जो है भरतनाट्यम के कलाकारों में से हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। सोनल मानसिंह ये आपका ओडिसी भी कर लेती है। मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम के अलावा और भी नृत्य करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा और भी नृत्य करते हैं जैसे कुचिपुड़ी वगैरह, ये ध्यान रखेंगे। नर्तकी नटराज का अपना एक अलग रिकॉर्ड है, 2019 में पद्मश्री पाई थी, ट्रांसजेंडर महिला है। सोनल मानसिंह का अपना एक अलग रिकॉर्ड है, 2003 में पद्म विभूषण पाई थी सबसे कम उम्र में नृत्यांगना के अंदर, तो ये ध्यान रखें। मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा की जाने वाला नृत्य है और भरतनाट्यम महिला एकल नृत्य है, बता दिया था। संविधान का अनुच्छेद 126 पूछ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये पार्टिकुलर ये आर्टिकल तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन एक एक चीज बता दिया था, तो आप ऑप्शन छांट दिए होंगे आई होप, है ना, क्योंकि अगर 124 आप आर्टिकल में दिया तो भी छांट देंगे आप, है ना। तो ये जो है आपका 126 ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो नहीं बताया है ना वो नहीं ही बोलूँगा मैं, जैसे आपके सामने वैसे अपनी निजी लैब में भी हूँ, मैं झूठ बिल्कुल ही नहीं बोलता और जब तक रहूँगा तब तक शायद नहीं बोलूँगा, ठीक है। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। मैंने ये भी बताया आपको कि सर्वोच्च न्यायालय जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था, जिस गणतंत्र दिवस में मुख्य चीफ गेस्ट कौन होते हैं, तो डॉक्टर सुकर्णो होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और 2024 में कौन आया था चीफ गेस्ट? इमैनुअल मैक्रोन, कहाँ के थे भैया? फ्रांस के। इनके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट की सिलसिला जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में एक संघीय न्यायालय की गठन किया गया। संघीय मतलब केंद्र से समझ लीजिएगा। और जब तक सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्यकाल को स्टार्ट नहीं कर लिया, हम तो 47 में आज़ाद हो गए, तो सर्वोच्च न्यायालय तो 50 में आया था, तो 2 से 2.5 साल का जो बीच में गैप है, करीब 2 साल का है,
तो इस समय क्या हुआ, हमारे कोई नहीं था क्या न्यायपालिका का सर्वोच्च बॉडी, तो था, यही संघीय न्यायालय के अनुसार हमारा जो है देखरेख चलता था। ठीक है भाई, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 137 जो है ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से है। अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर वर्क लोड बढ़ जाता है तो उस समय जो है हायर किया जाता है हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, नहीं मतलब अन्य न्यायाधीश को, वरिष्ठ को भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, अन्य को किया जाता है हाई कोर्ट से न्यायाधीश को। जैसे आप गांव घर में क्रिकेट खेलते हैं तो आप दूसरे टीम के हैं, लेकिन कभी कभी आप दूसरे टीम में बोरों पर खेलने जाते हैं, उसी प्रकार से तो वो न्यायाधीश को बुला के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है और कार्य होने के बाद जो है अपनी जगह पे वापस लौट जाते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के जो प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ सर हैं, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ सर अपने मन से नहीं करेंगे, ये राष्ट्रपति से पहले आदेश लेंगे, जब राष्ट्रपति हामी भरेंगे तब ये चीज जो है करेंगे। ठीक है, और उसमें भी एक और क्लू है कि जिस भी हाई कोर्ट से वह न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने जा रहा है, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे परामर्श भी करना पड़ता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, इनके अलावा अनुच्छेद 125 न्यायाधीश में जो है न्यायाधीश की वेतन और भत्ते से संबंधित है, आर्टिकल 125 है ना भाई, काम के बाद दाम। ठीक है, तो पहले 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अब उसमें जो काम करेगा उसकी दाम की बात होगी ना, तो दाम 125 में। ठीक है भाई, इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष रखी गई है, और जो हाई कोर्ट है इसमें रिटायरमेंट की एज जो है 62 वर्ष रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं, अपीलीय हैं, परामर्शदात्री हैं और मौलिक अधिकार है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को जो है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इत्यादि के चुनाव संबंधित जो विवाद है उसको निपटाया जाता है, ये इनका मौलिक अधिकार है ना। ये किसी भी अन्य न्यायालय में इस प्रकार की तथ्यों को नहीं उठाया जा सकता कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न हो गया तो ये हाई कोर्ट महोदय आप सुलझा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ये चीज सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है, नहीं तो गरिमा की ह्रास होगी। अगर आप हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय में राष्ट्रपति का मामला ले जाओगे तो फिर गरिमा जो है उसकी वो मतलब एक उल्लंघन होगा। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड अभिन्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, जिनका हाल में निधन हुआ, और 2024 के लिए फातिमा बीबी को पद्म भूषण दिया गया। 17 आदमी में एक आदमी फातिमा बीबी भी है। फातिमा बीबी तमिलनाडु राज्य में राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुका है। आज मैं ये 6ठी बार अपने मुखार बिंदु से ये बात बता रहा हूँ, और देखना आने वाले एग्जाम के ये क्वेश्चन होगा कि भाई फातिमा बीबी किस राज्य में पहले राज्यपाल के तौर पर काम कर चुकी है, और किसी डायरी में लिख लो, है ना, और उस दिन मैं फिर बात करूंगा। इनके अलावा डी.वाई. चंद्रचूड़ ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान, और पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे रहे हैं जस्टिस हीरालाल कानिया। 143 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करता है, आर्टिकल 50, और ये किस क्षेत्र में आएगा, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा। डीपीएसपी का जो है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, और इसे आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से लेवा गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया है, गांधीवादी होता है ना, उदार बौद्धिक होता है, और आपका जो है एक समाजवादी होता है। ये 3 कैटेगराइज में मतलब बांटा गया है डीपीएसपी के अंदर भी। इनके अलावा मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से क्या हटाया गया, आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 19 में अब जो है एक एफ नहीं एग्जिस्ट करता है। बहुत बार इस पिक को आप देखे होंगे, है ना, ये वाला जो पिक्चर आपके सामने जो है ना, ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है, आप बहुत बार देखे होंगे कि इसमें एफ नहीं दिख रहा है कहीं, तो इसे हटा दिया गया है। वर्तमान में ये 6 चीज को लेके जो है आपके सामने प्रस्तुत होता है भाई साहब, पहले 7 हुआ करता था। ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तब भी जो है इन्हें भी हटाया गया, चूंकि ये भी संपत्ति को ही रिलेट करता था। ठीक है, ये है आपका 1 में क्या है, बाक एवं व्यक्ति के अधिकार हैं, आर्टिकल 19 के 1 में ये एज इट इज है। 2 में है शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित जो है आप सम्मेलन कर सकते हो। संगम या संघ बनाने की जो छूट है ये आर्टिकल 19 एक सी में है। डी में है अबाध रूप से आप कहीं भी विचरण करो, घूमो, कोई मतलब रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 1 के ई में है, किसी भी भाग में आप निवास करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये जम्मू कश्मीर में कुछ मामले में था, लेकिन अब 370 हटने से वो भी खत्म। इसके अलावा कोई भी आजीविका वृत्ति चलाइए, इसकी छूट है, अनुच्छेद 19 1 जी में है। तो इसे अच्छे से याद करें, मैंने आपको ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स जो है पढ़ा रखा है
है ना। ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स जो है ये कौन कौन से हैं मैंने बता रखा है। एक तो आपको 19 है, एक आपको 243 है, एक आपको 51 का ए है। ये ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स है, न कि एक आर्टिकल है, तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखना होता है तभी काम बनती है। 243 में ग्राम पंचायत, नगर नियोजन और सहकारी समिति तीनों की बात मिलेगा। 19 में मौलिक फंडामेंटल राइट से ये 6 चीज़ों का प्रावधान है और 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 ए और 370 भी अब खत्म हो गया है, 2019 में खत्म हुआ है ना। जम्मू कश्मीर को जब लद्दाख और आपका जम्मू में जो है यूटी में बदला गया था। अनुच्छेद 238 को 7वां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया, जिसे भाग 7 में पहले रखा गया था। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट तो करता है, लागू नहीं होता 238। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ये तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, तापमान का फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है ना। कोई भी सेल्सियस से केल्विन में बदलने की क्या तरीके हैं मैंने आपको बता रखा है। 273 ऐड कर दीजिए। जैसे मानव शरीर की टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री सी माना जाता है, अगर इसे केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस 37 कर देंगे तो हमारे ख्याल में 310 हो जाएगा। इसीलिए मानव शरीर की टेम्परेचर 310 केल्विन भी आप कहते हो। ठीक है, इनके अलावा परम शून्य तापमान क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट कर देना। परम शून्य तापमान, है ना। मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, है ना भैया। ये सब क्वेश्चन पहले रेलवे पूछता था, अब नहीं पूछता, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये बता रखा हूँ। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, ये सभी जानते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सभी जानते हैं। आप आलू किलोग्राम में खरीदते हो। ज्योति तीव्रता को हम कैंडला से मापते हैं, सीडी, है ना। और एक कैडिला भी होता है, दवाई हुआ है ना, कंपनी है शायद मेरे ख्याल में। विद्युत धारा को जो है एम्पियर, एम्पायर नहीं भाई, एम्पियर में मापते हैं। और आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं, हर्ज 93.5। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और शक्ति का मात्रक तो वाट होता है। और दूसरा, अगर वाट नहीं दिया है तो जूल प्रति सेकेंड होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इस प्रकार से। अब प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ये VVI करके रखेंगे। प्रतिरोधकता में बच्चे ओम टिक करके आ जाते हैं। इसके अलावा ओम का नियम V बराबर IR है, जहाँ से मैंने आपको परिपथ का, है ना, करंट कैलकुलेट करना, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना या विभवांतर कैलकुलेट करना सिखाया था। ये ओम का नियम है। अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना। इस पे मैंने आपको समतुल्य रेसिस्टेंस निकालना सिखाया था कि भाई पैरेलल में होगा तो कैसे निकालोगे। तो पैरेलल में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे निकालते हैं, है ना। और अगर श्रेणी में, सीरीज में है तो सीधे बड़का R का मान R1 प्लस R2, और तब उस सूत्र में रख देते हैं जहाँ V बराबर IR में क्या है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है और B क्या है, विभवांतर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? किसी परिपथ में 2 ओम और 4 ओम के दो जो है रेसिस्टेंस मान लीजिए सीरीज में लगा है, 12 वोल्ट की धारा प्रवाह, 12 वोल्ट की विभवांतर है, तो धारा क्या होगा? तो आप निकाल दोगे, 4 तो 6 हो जाएगा समतुल, क्योंकि सीरीज में है, यहाँ पे मैंने बताया है। तो 6, अब V बराबर IR होता है तो V इधर रखेंगे 12, I यहाँ कर लेंगे, 2 एम्पियर की धारा फ्लो होगी। तो मैं सिखा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ जस्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रेलवे की भी तैयारी करते हैं। इनके अलावा 2023 में ग्रीक सरकार के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? एक एक बातों को सुलझा के बताया था कि इसी प्रकार का एक और देश का जो है अवार्ड है, बस ये ऑनर के जगह पे दूसरा चीज़ लग जाता है ना। तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वैसे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि जो भी बड़े बड़े ऑर्डर सम्मान है ना, वो देखिए आपसे लोग दोस्ती क्यों करता है। 2 कारण होता है इस ज़माने में दोस्ती करने का। सबसे पहले आप में फ़ायदा देखता है। मैं कटाच है ये बात, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको अब सत्यता से अवगत कराता हूँ। ठीक है, आपसे जो दोस्ती करता है बहुत कम परसेंटेज है जो अपनी फ़ायदा ना देखते हुए दोस्ती रखते हैं। बाकी लोग दोस्ती में फ़ायदा ही देखते हैं, जैसा मेरे साथ अभी तक हुआ है। जिसको फ़ायदा है वो दोस्ती रखता है। इससे क्या मिलेगा? इससे मुझे अरे फला चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। तो PM को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति तो है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं उसका यूटिलाइज फैसला कौन लेता है? PM लेता है। हर चीज़ की वास्ता मेरी क्वेश्चन से ही होता है। मैं कुछ भी बताऊंगा घूम के क्वेश्चन पे ही आएगा। मैं पहले बताऊँ, फालतू की बात नहीं करता। तो ये जो है PM को ही देते हैं ताकि भैया आप खुश रहो, हमारे देश से सामान खरीदो और मैं आपके देश से सामान खरीदूंगा, आवन जावन बनाए रखो। तो इसलिए जो है PM को दिया जाता है।
ठीक है, नहीं तो राष्ट्रपति को नहीं दे देता। बहुत कम आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को देता है इंडिया में अवार्ड, ठीक है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री साहब को कहाँ कहाँ से अवार्ड मिला है। 2016 से लेकर के 2023 की जर्नी है, अपने को 2023 वाला पूरा कवर करना है, तो 2023 वाला आपके सामने है। ए व्हीकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ 2023 पलाऊ गणराज्य के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी 2023 फीजी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लागो ये दिया गया था पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। अब देखिए जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है वो कौन सा करता है जिसमें देश का नाम शामिल ना हो। अब लागो में आप कहाँ से पकड़ पा रहे हैं कि ये पापुआ न्यू गिनी का है, तो ये पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ द नाइल इसमें भी नहीं पकड़ रहे हैं, मिस्र का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 ये फ्रांस का है ना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस का है। अब देखिए इन दोनों में मैं थोड़ा सा आपको फर्क बताया था कि भाई कौन सा चीज है कि ये फ्रांस का हो जाएगा और ग्रीस का हो जाएगा। देखिए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, तो बस ये लीजन और ऑर्डर का फर्क है, बाद बाकी सभी चीज सेम है दादा, ठीक है। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से खोजता रहता है एग्जामिनर, कहाँ कंफ्यूजन का पेयर बन रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी होती है? 74.04% होती है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला 65-46, पुरुष 82-14। सबसे अधिक साक्षरता केरल की है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की सबसे अधिक साक्षरता भी जो है ना केरल का ही रहा था। लक्षद्वीप का 91.8 और या 6 के करीब था और इसका 94 था, फिर भी केरला ही होगा। सबसे कम साक्षरता बिहार का है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार 10 की ये वृद्धि 1764 था। सबसे अधिक वृद्धि मेघालय ने दर्शाया, सबसे कम वृद्धि नागालैंड ने दर्शाया था 0.6%, है ना। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार 48% महिला, 52% पुरुष, 32% शहरी जनसंख्या, 68% ग्रामीण, 943 लिंगानुपात, 382 जो है जनसंख्या घनत्व है 382। 380 लिखा गया, ये मैंने रखता है भाई, एग्जैक्ट डाटा देना होता है 382, ठीक है। इनके अलावा जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक घनत्व है बिहार में, सबसे कम एपी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। यूटी में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। तो ये जनगणना का डाटा है, ध्यान रखेंगे, काम आवेगी। इनके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो भाई जनगणना 2011 के अनुसार किस समुदाय में जो है कितने प्रतिशत की आनुपातिक कमी देखी गई, है ना। तो ये मैंने कल या परसों वाली, और जो कल का जो पीडीएफ का सेट है, सेट नंबर 23, उसके अंदर भी आपको मिल गया होगा, जो एसएससी का सेट नंबर 23 चल रहा है अभी। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय से हुआ था? तो शिलालेखों का प्रचलन करेंगे तो अशोक के समय से ही करेंगे। अशोक की शिलालेख की लिपि जो होती थी ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। चूंकि अशोक का शिलालेख सिर्फ इंडिया ही नहीं, हाँ अगर आबाद भारत कहेंगे तो इंडिया ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ये सब भी पार्ट पहले इधर के ही थे, ठीक है। तो इनका जो है अफगानिस्तान वगैरह में भी है, ठीक है। तो ये 4 लिपि है, ध्यान रखेंगे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था, और द बंगाल गजट पत्रिका का जो संपादन है जेम्स अगस्टस हिक्की किए थे। तो ये दोनों कन्फ्यूजन पेयर है, ठीक है। इसके अलावा अशोक सत्ता में आने के बाद 8वें वर्ष कलिंग युद्ध करते हैं 261 बीसी में। अशोक को अशोक वर्धन या देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। आपका शिलालेखों के माध्यम से हम जानते हैं देवताओं का प्रिय मतलब प्रियदर्शी। इनके अलावा अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था, परंतु सांची के स्तूप के खोजने का श्रेय अगर आपसे पूछता है तो हेनरी टेलर 1818 ईस्वी आंसर देना है। अशोक कलिंग युद्ध के बाद धम्म को अपनाया था, यानी बौद्ध धर्म को अपनाया था। उपगुप्त नामक जो है बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ग्रहण कर बौद्ध धर्म को फैलाया था श्रीलंका तक जो है अपने पुत्र और पुत्री को भेज के। इनके अलावा अब देखिए ये जो भाषा है ना, ये अपने को पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। जिंदगी जीने के लिए भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है ना। और जो भी विकसित देश है वो अपने भाषा में ही कार्य जो है निष्पादन करते हैं, सिवाय इंडिया के। इंडिया क्या है भाई, एक तो विकसित नहीं अर्ध विकसित है, और दूसरी बात यहाँ पे अंग्रेजी अगर आपको बोलने आता है तो आप बड़े घर के हो, है ना। अगर अंग्रेजी में नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा कम आके जाते हो, ये दुर्भाग्य है, ठीक है। तो ये जो है आपका भैया महात्मा बुद्ध उपदेश। अब भाषा से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, मैं यहाँ पे बात करूंगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश? पाली भाषा में। थोड़ा सा बीच में ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। इसके अलावा महावीर ने उपदेश प्राकृत भाषा में। जहाँ जहाँ घेरूंगा वहाँ एक क्वेश्चन का आंसर है। भाषा सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी, एवरग्रीन और इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। इसके बाद मंदारिन का स्थान आता है चाइनीज का, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच।
संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी, चाइनीज। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी, चाइनीज। इसके अलावा स्पेनिश भी जोड़ लीजिएगा इसमें, स्पेनिश भी है, 6 भाषा है ना आधिकारिक वाला। संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान में भाषा 14। 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को संविधान के अंदर इंट्री मिला? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी 3 भाषा को। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली 4 भाषा को। तो ये संविधान में 14, 8, 22 भाषा हो गए। वर्तमान क्लासिकल भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, ओडिसी, ये ध्यान रखेंगे, है ना। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जरा कोई भी बच्चा कमेंट करे। इनके अलावा कोकबरोक भाषा ये त्रिपुरा में बोली जाती है। गालू भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। तमिल तथा सिंहली श्रीलंका में बोली जाती है। दिवेही मालदीव और लक्षद्वीप में बोली जाती है। जोखंगा ये आपका भूटान में बोली जाती है। नेपाली नेपाल में बोली जाती है। मंदारिन चाइना में बोली जाती है। बर्मी म्यांमार में बोली जाती है। दारी या पश्तो अफगानिस्तान में बोली जाती है। तो ये सब जो है आपसे भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और भी सुनना है तो सुनिए, है ना। और भी पूछता है, आमुक्तमाल्याद जो किताब है जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है, पूछता है कौन से भाषा में जो है लिखा गया था? तो ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था। आपसे पूछता है तोलक्का पियम किस भाषा की किताब है? तो ये तमिल भाषा की व्याकरण है तोलक्का पियम। आपसे पूछता है कि जो रेहला नामक किताब इब्न बतूता ने लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है। आपसे पूछता है राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी किस भाषा में? तो बांग्ला भाषा में, है ना। किस भाषा में? बांग्ला भाषा। तो ये भाषा से इतनी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। आई होप भाई अच्छा जो है आपका वास हुआ होगा। ये देखिए स्क्रीनशॉट भैया आज ही का है, 12:33 में कुछ बच्चे जो है एग्जाम दे के निकले और अपनी अपनी जो है मनसा जाहिर किया यहाँ पे, है ना। ये बच्ची का नाम है फार्मर्स डॉटर। इसके बारे में एक दिन आपको पहले भी बता चुका था, क्योंकि ये जो है मुझसे पूछा था कि आपका क्लास या फिर ऐसा कुछ कर लेने से कितने प्रतिशत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इनको बताया था कि आप क्लास देखिए और पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, है ना। और जो मौखिक रूप से बताता हूँ उसको भी देखिए। तो यहाँ पे एग्जाम से आने के बाद जो है ऑनेस्टली रिव्यू दिया है इन्होंने। रिव्यू में यहाँ पे लिखा है ना, कि थैंक यू सर मेरा एग्जाम हो गया। आपने जो पढ़ा उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे ठीक कि शायद नहीं पढ़ाया आपने, बाद बाकी क्वेश्चन आपकी क्लास से आए थे। देखिए मैंने 80% ही कहा है, तो अगर आप 20 के 80% निकालोगे तो मेरे ख्याल में 16 होता है ना जी। तो 16-17 क्वेश्चन की तो हमेशा गारंटी है। 25 में से 20 + 21 क्वेश्चन की हमेशा गारंटी है किसी भी एसएससी की एग्जाम में, है ना। आप मेरे भरोसे भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा जो है मैं मौखिक रूप से जो बताऊंगा उसको भी देखना है, क्योंकि पीडीएफ बोलता नहीं है। ठीक है। बाद में कि ये रीतु है इनका नाम, है ना। रीतु, इनको तो आप सभी जानते होंगे, ऋतुराज, है ना। तो ये जो है बिहार दुर्गा के मेंस में भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, है ना, और पीडीएफ में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि मैं दरोगा का जो है एनालिसिस नहीं करा पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य सरकार में कई सारे अटकलें होते हैं, है ना। तो बाद में पता चला क्वेश्चन ये हो गया वो हो गया। तो ये सब थोड़ा सा निम्नलिखित में से कौन सा तबला से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, अल्लाह रखा। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो जाकिर हुसैन था शायद ऑप्शन में। जाकिर हुसैन साहब को, ये मैं गारंटी नहीं कर सकता कि जाकिर हुसैन ही साहब था ऑप्शन में। एक तो 7 जो है क्वेश्चन एक बच्चे ने दिया है, 4 क्वेश्चन एक बच्चे ने दिया है, तो टुकड़े में आया है ना। तो तबला की बादक खाली लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि जाकिर हुसैन होगा, क्योंकि ये अभी लैम्पलाइट में चल रहे हैं, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड भी पा लिए हैं। ठीक है। जाकिर हुसैन साहब को ग्रैमी अवार्ड मिला 2024 में। इसके अलावा 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया था जाकिर हुसैन साहब को। सभी घराने में बनारस घराना तबला वादन से संबंधित है, प्रमुख स्थान रखते हैं। बनारस घराना के संस्थापक पंडित राम साय। कल हमने घराना से संबंधित A to Z जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया है, देख लीजिएगा। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, ये सभी के सभी सितार से संबंधित है। यू कृष्ण मैंडोलिन, सादिक अली, असद अली, रुद्रबीना, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। एक पूछ रहा है कि भारत में बेरोजगारी का क्या कारण है? तो बाय ऑप्शन ही बनाया जा सकता है, या फिर ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास, है ना। बेरोजगारी का कारण में जो आपका उल्टा दिया होगा वो साक्षरता होगा, कि साक्षरता आपका कारण नहीं होता है ना। निम्नतम साक्षरता लिखा होगा तब होगा, अधिकतम साक्षरता होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेने से बेरोजगारी थोड़ी होती है ना। कई महीने में होते भी है भाई, लेकिन
लेकिन आपको एग्जाम में आंसर नहीं देना है ऐसा, ठीक है। तो देखना है क्या क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेरोजगारी के कारण जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है बेरोजगारी का कारण जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। इसके अलावा अशिक्षा भी काफ़ी हद तक बेरोजगारी का कारण ये तो होता ही होता है। अत्यधिक युवा जनसंख्या, मेरे ख्याल में ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। मैं ऑथेंटिक किताबी नहीं है ये, मैं अपने सोच के लिखा हूँ और जो भी लिखता हूँ मैं अपने ही सोच के लिखता हूँ भाई। तो ये जो है अत्यधिक युवा जनसंख्या, ये भी एक बेरोजगारी का भाई साधन कम है, या फिर इसी चीज़ को आप दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, साधन सीमित है और जो है उसे उपभोग करने वाले बहुत हैं, है ना। या भाई फैक्ट्रियाँ सीमित है, फर्म सीमित है और काम करने वाले बहुत हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मोटे मोटे में लिख दिया अत्यधिक युवा जनसंख्या। अमीरी गरीबी की जो गैप है ना, ये भी बेरोजगारी में अहम योगदान देता है, ठीक है। इनके अलावा क्योंकि पैसा से पैसा कमाया जाता है, आप सभी जानते हैं ना, तो पैसा रहेगा तब ना हम बिजनेस करेंगे, जी नहीं तो हम जो है किसी में करेंगे काम तो वो और अमीर होगा और हम जो है अपनी रोटी चलाएंगे, खाली जी पाएंगे। बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कच्चा माल के उत्पादन में अचानक कमी हो गया, अचानक बढ़ गया, है ना, या फिर जो तैयार माल को खरीदते हैं फर्म वो खरीदना बंद कर दिया, तो इसे अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि जो ट्रक वाला जो है चक्का जाम हुआ था, तो आया था ना जी उतार चढ़ाव। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में किसी फर्म में, है ना, वर्कर काम पे लगे होते हैं लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार हो रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने क्षमता के अनुसार परफॉर्म नहीं दे पा रहा होता और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मौसमी बेरोजगारी एक खास प्रकार के कृषि सेक्टर में देखे जाते हैं जो फिक्स समय में आता है। और एक सेकेंड रुक जाइए, देख लेता हूँ कि कोई और क्वेश्चन भेजा है तो बता देता हूँ, रुकिए। चलिए, कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, इसके अलावा आएगा तो अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारे पेड PDF जो SSC एग्जाम के लिए है, BSSC के लिए अलग चल रहा है, उसका तो दाम मात्र 35 रुपया रखा गया है। UPP के लिए भी है 35 रुपये के अंदर। तो आप जो भी बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp लिंक है, आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। घाटे की सौदा नहीं होगी, जहाँ तक फ़ायदा की सौदा होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।